सुहागन बहू और विधवा बहू का पहला बच्चा। नीलम के परिवार में उसकी एक बहू, दो बेटे, पति और एक बेटी थी। माँ जी, ये वाली साड़ी मैं आपके लिए खरीद कर लाई हूँ, देवर जी की शादी के लिए। कैसी रहेगी? बहू, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन अभी से ही शादी की शॉपिंग तूने क्यों शुरू कर दी है? माँ, सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और आप देखना ये टाइम भी यूं ही बीत जाएगा। कह तो कुछ कुछ ठीक ही रही है। नीलम के छोटे बेटे की भी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और आंखों ही आंखों में ये 3 महीने भी बीत गए और नीलम के छोटे बेटे विवेक की भी दिव्या नाम की लड़की से शादी हो गई। शादी के बाद दोनों देवरानी जेठानी ने घर के कामों और जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। दिव्या, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो क्या आज शाम का खाना तुम बनाकर तैयार कर लोगी? हाँ बिल्कुल दीदी, तुम्हारा शुक्रिया। दिव्या और आरती बिल्कुल छोटी बड़ी बहन की तरह रहती थी। वो दोनों सभी कामों को मिल बांट कर करती थी। उन दोनों के पति शहर से बाहर काम किया करते थे। आरती दीदी, ये लीजिए खाना। अरे तुम्हें कमरे में मेरा खाना लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तेरी तबीयत सही नहीं है। अरे माँ, आप लेटी रह, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। अरे माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर। आरती जैसे ही खड़ी होने को हुई, उसे जोर का चक्कर आ गया। दीदी संभल कर, तू बिस्तर से मत उठना, बस डॉक्टर आता ही होगा। अभी दिव्या अपनी जेठानी को संभाल ही रही थी कि तभी दिव्या का भी जी मचलाने लगा और वो जल्दी से भागती हुई बाथरूम में चली गई और वहां जाकर उल्टियां करने लगी। हे भगवान, क्या दोनों को ही कोरोना वायरस लग गया? कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया और उनका चेकअप करके पता चला कि वो दोनों बहू गर्भवती हो चुकी हैं। सीरियसली? तो मतलब अब मैं एक साथ 2-2 बच्चों की बुआ बनने वाली हूँ? और मैं दादा। अरे वाह! अरे दामिनी, जरा ये खुशखबरी इन दोनों बच्चों के होने वाले बाप को भी सुना दे। जी माँ। दामिनी ने जल्दी से अपने दोनों भाइयों के पास फोन मिला दिया। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और सभी की आंखों में नए नए सपने जाग रहे थे। क्या छोटी, तू सच कह रही है? अरे मैं कल ही आ जाऊंगा। गोपाल भाई को ये खबर कैसी लगी? गोपाल भाई तो इतने खुश हैं कि वो अभी ही आने की तैयारी कर रहे हैं। सच? ठीक है भैया, जल्दी आ जाना। नीलम ने बात करके फोन रख दिया। अगली सुबह दोनों भाई बस से अपने अपने घर आने को निकल गए। मैं तो अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर जा रहा हूँ। मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। अच्छा देख, यहाँ पर ऐसी खाने पीने की बहुत सारी चीजों की दुकान है, तो तू यहीं से कुछ खरीद ले। सही कहा। विवेक बस से उतरकर दुकान के अंदर चला गया कि तभी वहां पर एक बड़ा सा ट्रक जिसके ब्रेक्स फेल हो गए थे वो बस से टकरा गया और सभी लोग एक ही झटके में भगवान को प्यारे हो गए। घर आकर जब ये खबर विवेक ने सबको बताई तो घर में कोहराम मच गया। सभी रो रहे थे कि तभी रोते रोते नीलम बोल पड़ी। ये सब कुछ इस आरती और इसके बच्चे की वजह से हुआ है। ये और इसका बच्चा दोनों ही मनहूस हैं। बस करो माँ, मेरे बच्चे के बारे में ऐसे शब्द निकालने का आपको कोई हक नहीं है। मेरे पति के जाने में मेरे बच्चे का क्या कसूर है? और वैसे भी ये बच्चा मेरे गोपाल जी की ही परछाई है और मेरे जीवन का सहारा है। आरती ऐसे बोलकर जोर जोर से रोने लगी। बेचारे गोपाल का खून से तरबतर आधा अधूरा शरीर ही पुलिस को मिल पाया था। उन सभी ने उसी शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। अब गोपाल की मौत को लगभग 3 महीने बीत चुके थे और इसी के साथ बहुओं की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ रहे थे। दिव्या बहू, ओ बहू। जी माँ। बहू, आज तुझे चेकअप कराने जाना था। हाँ माँ, बस आरती दीदी आ रही हैं, फिर एक साथ चेकअप के लिए चले जाएंगे। उस विधवा का साया भी तुझे या तेरे बच्चे को नहीं छूना चाहिए, तो फिर तू क्यों उस मनहूस के साथ जा रही है? माँ, दीदी का बच्चा या फिर वो खुद भी कोई अपशगुनी नहीं है। भैया की बस मौत आ रही थी तो वो चले गए। इस बारे में दीदी या उनके होने वाले बच्चे को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है। भाभी, आप इस बारे में माँ को मत सिखाइए। तभी पीछे से आरती भी आ गई। दामिनी, इन सब मामलों में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बच्चा मेरे भैया को ले गया और मैं कुछ ना बोलूं? दामिनी, भाभी, सिर्फ आपकी ही वजह से हमने इस मनहूस को घर में रखा हुआ है, वरना अगर आप इनका साथ ना देती तो हम इन्हें कभी का इस घर से बाहर कर देते। छोड़ दामिनी ये बातें, इस पागल के भी कुछ समझ नहीं आता है। दोनों माँ बेटी ऐसे ही बोलते हुई चली गई। आरती दीदी, इन लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। जानती हो तो चलो जल्दी से अपना मूड सही कर लो और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ओके? दिव्या आरती को अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। रोज ही घर में आरती और उसके बच्चे को लेकर नोकझोंक होती रहती थी
और ऐसे ही चलते हुए अब दोनों बहुएं अपने 9वें महीने में कदम रख चुकी थी। नीलम ने 9वां महीना लगते ही अपनी छोटी सुहागन बहू दिव्या की बहुत ही अच्छे से गोद भराई करवाई। माँ, मेरी तो गोद भराई का फंक्शन हो गया, लेकिन आरती दी। बस, विधवाओं को ये सब करने का हक नहीं होता है। उसकी जिंदगी के रंग उसके सुहाग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अपनी देवरानी की ऐसी गोद भराई होते हुए देखकर आरती को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बोली। परिवार की नफरत आरती के लिए अभी भी कम नहीं हुई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक रात आरती को डिलीवरी पेन शुरू हो गया। सभी घबरा कर आरती के कमरे में चले गए और उसे डॉक्टर के पास ले गए। घबराइए नहीं दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस भाग दौड़ में दिव्या खुद की कंडीशन को बिल्कुल भूल ही गई थी। तेज तेज चलने की वजह से वो भी दर्द से कराहने लगी। और दिव्या और आरती एक ही रात में बड़े ही सुंदर सुंदर से बेटे और बेटी को जन्म देते हैं और उसके बेटे की शक्ल बिल्कुल गोपाल से मिलती थी। दिव्या की बच्ची भी फूल सी नाजुक और बहुत ही खूबसूरत थी। सभी आरती के बच्चे को देखकर इमोशनल हो गए। इसकी शक्ल कितनी ज्यादा मेरे गोपाल से मिल रही है। जरा मेरे बेटे की आखिरी निशानी को मुझे भी गोद में दे दो बहू। नीलम ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो मुस्कुराने लगा। कहते हैं कि बच्चों की मासूम हंसी बड़े से बड़े मुजरिम को पिघला देती है। बस वही नीलम के साथ भी हुआ। अपने पोते को गोद में लेकर वो पूरी पिघल गई। बहू, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं बहुत गलत थी। इस बच्चे को गोद में लेते ही मुझे मेरे गोपाल का एहसास हो रहा है। ये कोई अभिशाप नहीं, मेरा गोपाल है। अभी तक मैंने तुझसे जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगो माँ, मैं जानती थी कि ये बातें आपसे आपके बेटे को खोने का दुख निकलवा रहा है। ये बच्चा मेरे गोपाल जी की ही निशानी है और हमारे घर का नया मेहमान। सही कहा। पूरा परिवार गोपाल को याद करके रो पड़ा। 2 दिनों बाद जब दोनों बहुएं घर आ गई तो नीलम ने बड़े ही अच्छे से उनका स्वागत किया और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। वर्षा, आज रोटी मिलेगी भी या नहीं? 1 घंटे से रोटी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की की रोटियां अभी तक नहीं बनी। आप बैठिए, मैं इसे देख कर आती हूँ। वर्षा, तेरी रोटियां अभी तक नहीं बनी। कब से तेरे पापा रोटी का इंतजार कर रहे हैं। सब्जी भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। बस माँ, 5 मिनट, बन गई रोटियां। ये रोटी बनाई है तूने रोटियां बनाई हैं या भारत का नक्शा? इतनी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां। टेढ़ी मेढ़ी तो छोड़ो, ये तो जली हुई हैं। इन्हें तो कोई भी नहीं खा सकता। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन आज तक तुझे रोटी बनानी नहीं आई। अरे रोटी बनाना नहीं सीखोगी तो ससुराल वालों को क्या खिलाओगी? माँ, फिक्र मत करो, मैं रोटी बनाना सीख जाऊंगी। अभी इसे ही खा लो। तेरे पापा भूखे रह लेंगे लेकिन ये जली हुई रोटियां नहीं खाएंगे। कब से सिखा रही हूँ तुझे रोटियां बनाना, लेकिन अभी तक तू नहीं सीखी है। एक तो तू बौनी है, ऊपर से तुझे घर के कामकाज भी नहीं आते और ना ही रोटी बनाना आता है। ऐसे कैसे तेरी शादी हो पाएगी? मुझे तो फिक्र हो रही है कि तेरी शादी होगी या तू जिंदगी भर यहीं रहेगी। माँ, फिक्र मत करो, मैं शादी के बाद हील पहनना शुरू करूंगी। फिर मुझे कोई भी बौनी नहीं बोलेगा। दहेज में मुझे रोटी बनाने की मशीन देना, फिर देखना मैं कैसे अपने ससुराल वालों को अच्छी अच्छी रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। इतना दिमाग अगर रोटी बनाने और घर के कामकाज में लगाती तो अभी तक अच्छे से सीख जाती। या बाहर जाकर बैठ, मैं ही रोटी बनाकर लाती हूँ। तुझसे तो बनने से रही। वर्षा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। इकलौती बेटी होने के साथ साथ वर्षा बौनी भी होती है। वर्षा के बौने होने की वजह से वर्षा के माँ बाप को वर्षा की शादी की हमेशा फिक्र सताती है। वर्षा को ना ही तो घर के काम काज आते थे और ना ही वर्षा को रोटी बनाना आता था। वर्षा की माँ कोयल हमेशा वर्षा को घर के काम काज और रोटियां बनाना सिखाती थी, लेकिन वर्षा कभी भी काम को अच्छे से नहीं सीखती, जिसके चलते कोयल हमेशा उसे डांटती, लेकिन वर्षा को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, नीरज जी, वर्षा बिटिया के लिए आज मैं एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। उन्हें वर्षा बिटिया के बोनेपन से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कहें तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊं। पंडित जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बात को आगे बढ़ाइए। मैं नहीं चाहता ये रिश्ता हमारे हाथों से निकले। नीरज के हाँ कहते ही पंडित जी शादी की बात को आगे बढ़ाते हैं। दोनों परिवारों में शादी तय हो जाती है। कुछ ही हफ्तों में दोनों परिवारों में शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते वर्षा और माधव की शादी हो जाती है। शादी के बाद वर्षा अपने ससुराल आती है, जहाँ पर सभी लोग उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। वर्षा बहू, आज तेरी पहली रसोई है। एक काम कर, तू पालक पनीर, रायता, पुलाव
और रोटियां बना दियो और मीठे में खीर बना दियो। बस इतना ही बनाना है, ठीक है? अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे या अपनी नंद नुपुर को आवाज दे देना, ठीक है? ये इतना सा खाना है? इतना सारा खाना बनवा कर बोल रही हैं। सब्जी तो छोड़ो, सब्जी चावल मैं बना लूंगी, लेकिन रोटियां कैसे बनाऊंगी? हे भगवान, क्यों मैंने शादी के लिए हाँ बोला? भले ही ताने सुनने को मिलते थे, लेकिन मैं खुश थी अपने मायके में। ना जाने यहाँ क्या होगा। बहू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, लेकिन तू है कि मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रही है। तुझे खाना बनाना तो आता है ना? हाँ माँ जी, मुझे खाना बनाना आता है। चल ठीक है, तू खाना बना, हम सब लोग तेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुमित्रा के जाने के बाद वर्षा जैसे ही किचन में जाती है तो किचन को देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये किचन की स्लैब तो बहुत ही ज्यादा ऊंची है। एक तो मैं वैसे ही बौनी हूँ, ऊपर से इतनी ऊंची स्लैब, इस पर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वर्षा बेटा, आज तो तू गई, आज तो तेरी तगड़ी बेइज्जती होने वाली है। एक तो तुझे वैसे ही ढंग का खाना बनाना नहीं आता, ऊपर से आज रोटियां बनानी है, वो भी इतनी ऊंची स्लैब पर। वर्षा के बौनेपन की वजह से वर्षा स्लैब पर ठीक तरीके से खाना नहीं बना पाती है। सब्जी चावल तो वर्षा जैसे तैसे बना लेती है, लेकिन जब रोटी की बारी आती है तो वर्षा को उसकी नानी याद आ जाती है। एक तो वैसे ही उछल उछल कर मुझे स्लैब पर खाना बनाना पड़ रहा है, ऊपर से ये रोटी भी गोल नहीं बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी देश का नक्शा बना रही हूँ। आधी से ज्यादा रोटियां बना ली, लेकिन एक रोटी भी ढंग की नहीं बनी। इन लोगों को क्या मैं ये जली हुई रोटियां खिलाऊंगी? वर्षा इतना बोल ही रही होती है कि सुमित्रा की आवाज आ जाती है, जिसके बाद जल्दी से वर्षा सारा खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। वर्षा बहू, रोटी नहीं बनाई क्या? माँ जी, बनाई है ना मैंने रोटियां। आप बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए रोटी लेकर आती हूँ। माँ जी, ये लीजिए रोटियां। वर्षा, ये रोटियां हैं? ये किस एंगल से तुझे रोटियां दिख रही हैं? भाभी, ये मुझे रोटियां कम किसी देश का नक्शा दिख रही हैं। लेकिन ये है कौन से देश की, अफ्रीका या अमेरिका? वर्षा, क्या तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती है? बोल, चुप क्यों है? क्या तुझे रोटियां बनानी नहीं आती हैं? हाँ, मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, और ऊपर से आपके किचन की स्लैब भी इतनी ऊंची है कि मुझे उस पर उछल उछल कर रोटी बनानी पड़ी है। हे भगवान, कैसी बहू ले आई हूँ मैं। एक तो बौनी, ऊपर से इसे रोटी बनानी भी नहीं आती। अरे मुझे लगा बौनी है तो क्या हुआ, घर के काम काज खाना बनाना तो आता होगा, लेकिन इसे तो ये भी नहीं आता। मेरी तो किस्मत ही मारी गई जो ऐसी बहू मैं ले आई। मुझे तो लगता था कि मुझे किचन के कामों से आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इसने तो मेरा काम और बढ़ा दिया। तुझे तेरी माँ ने क्या रोटियां बनाना भी नहीं सिखाया? माँ जी, सिर्फ रोटी तो बनानी ही नहीं आती है। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे ना जाने मैंने क्या पाप कर दिया है जो आप मुझे सुनाई जा रही हो। आज नहीं तो कल मैं रोटी बनाना सीख जाऊंगी। माँ, मुझे तो लगता है कि भाभी जानबूझकर रोटियां अच्छी नहीं बना रही है। भाभी सोच रही होंगी कि अगर मैं अच्छी रोटी नहीं बनाऊंगी तो ये लोग मुझसे दोबारा कभी रोटियां नहीं बनवाएंगे। भाभी, आपकी गलतफहमी है। आप इस घर की बहू हो तो घर के सारे काम, खाना बनाना और रोटियां भी तो आपको ही बनानी पड़ेंगी। नुपुर, ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में रोटी बनानी नहीं आती है। बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। अपने कमरे में जा, मुझे ही रोटी बनानी पड़ेगी। सुमित्रा की बात से वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुमित्रा सभी लोगों के लिए रोटी बनाती है। अगले दिन होते ही वर्षा दोबारा रोटी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे रोटी नहीं बन पा रही होती है। तभी उसे ये सब करते हुए नुपुर देख लेती है और जान जाती है कि वर्षा को सच में रोटी बनानी नहीं आती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि आप काम ना करने के बहाने बना रही हो, लेकिन आपको तो सच में रोटी बनानी नहीं आती। आप फिक्र मत करो, मैं आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी। नुपुर अपने कमरे में जाती है और एक छोटी सी टेबल लेकर आती है। भाभी, आप इस टेबल पर खड़ी हो जाओ। इस टेबल पर खड़े होकर आप किचन का काम आसानी से कर सकती हो। जिसके बाद नुपुर वर्षा को रोटी बनाना सिखाती है और देखते ही देखते 2 दिन में वर्षा रोटी बनाना सीख जाती है। जिसके बाद वर्षा सबके लिए रोटियां बनाकर लाती है, जिसे देखकर सुमित्रा कहती है, अरे बहू, तूने तो रोटियां सच में बहुत बढ़िया बनाई हैं। इतनी सुंदर, फूली फूली और मुलायम। ये रोटियां मुझे नुपुर ने बनाना सिखाई हैं। अगर नुपुर ना होती तो शायद मैं कभी भी रोटी बनाना नहीं सीख पाती।
जिसके बाद नुपुर वर्षा को खाना बनाने में जितनी भी परेशानी होती है उन सभी परेशानियों के बारे में सुमित्रा को बताती है, जिसे सुनकर सुमित्रा को भी पता चल जाता है कि वर्षा नाटक नहीं कर रही थी। जिसके बाद सुमित्रा वर्षा से माफी मांगती है। वर्षा सुमित्रा को माफ कर देती है और अब वर्षा रोज अपने ससुराल वालों को अपने हाथों की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रोटियां बनाकर खिलाती है।